नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक यादव स्वरालय म्यूज़िक क्लास चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जितनी भी म्यूज़िक एग्ज़ाम्स होती है ऑल ओवर इंडिया, चाहे वो यूजीसी नेट म्यूज़िक एग्ज़ाम हो, चाहे एमपी टेट मेन म्यूज़िक एग्ज़ाम हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, DSSB हो, आरपीएससी हो, एमपीएससी एमपीपीएससी हो, ईएमआरएस हो, बीपीएससी हो या बिहार स्टेट हो, कोई सी भी म्यूज़िक एग्ज़ाम हो उसकी तैयारी स्वरालय म्यूज़िक क्लास चैनल द्वारा करवाई जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने कई सारी म्यूज़िक थ्योरी क्लासेस इस चैनल पे बना रखी है, जो आप जाके देख सकते हैं। उसकी लिंक मैंने अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दी है और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा एक प्लेलिस्ट भी अलग से बना रखी है कि जितनी भी थ्योरी क्लासेस हैं उनको आप जाके गो थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी एमपी सेट या कोई सी भी म्यूज़िक एग्ज़ाम के पेपर सॉल्यूशन जो होते हैं उनको भी मैंने काफ़ी करवा रखा है। अभी इसके बाद हम सोच रहे हैं कि DSSB का भी इसमें हम लेकर आएंगे, ताकि DSSB की भी तैयारी जो है वो ज़ोरों शोरों से हो सके। तो उसका भी म्यूज़िक पेपर सॉल्यूशन मैं करवाऊँगा आपको। तो जितनी भी म्यूज़िक पेपर सॉल्यूशंस है वो भी इस चैनल्स पे आपको मिल जाएंगे, तो उसको भी आप गो थ्रू कर सकते हैं। उसकी भी मैंने एक प्लेलिस्ट पूरी बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी और सिंगल लिंक भी मिल जाएगी, ताकि आप प्रॉपर क्लिक करके उसको देख सकते हैं। अब ये जो आज का आपको थंबनेल में दिख रहा होगा जिस प्रकार से मैंने लिखा है, तो ये आपका जो मैंने इसके पहले का वीडियो बनाया था वो आपका एमपी सेट म्यूज़िक पेपर का सॉल्यूशन पार्ट 1 था। उसमें हमने 30 क्वेश्चंस करे थे और मैंने कहा था कि आगे जो आपका सॉल्यूशन होगा वो पार्ट 2 में मैं करवाऊंगा। तो पार्ट 2 में आपके इसमें 60 क्वेश्चंस होंगे। पहले बोलने में थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो गया था, वो 100 क्वेश्चंस नहीं बचे हैं आपके, 60 क्वेश्चंस आपके बचे हुए हैं। तो वो अब आज के पेपर में हम कवर करने वाले हैं। इसके पहले मैं अपने ये जो एमपी टेट का मैंने क्रैश कोर्स लॉन्च किया था म्यूज़िक मेन एग्ज़ाम का, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। अगर आप एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं म्यूज़िक मेन एग्ज़ाम की, तो उसके लिए ये क्रैश कोर्स है। ये तकरीबन 1.5 महीने का क्रैश कोर्स है। इसमें आपको टोटल 12 क्लासेस मिलेंगी PDF सहित, 2 150 क्वेश्चंस के सेट मिलेंगे और हर वीक आपका एक टेस्ट होगा कंडक्ट, यानी टोटल आपके 6 टेस्ट होंगे। तो इस प्रकार से ये पूरा कोर्स है। कोर्स के बारे में वो डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसकी भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और ये ऑफ़र में अभी 1250 रुपीज़ का है। ये ऑफ़र कब तक रहेगा, तो ये आपके एग्ज़ाम फॉर्म भराने के आखिरी डेट तक रहेगा ये ऑफ़र। और उसके बाद फिर अगर आप इसको लेंगे तो ये आपको 1500 रुपीज़ का पड़ेगा। तो आप रजिस्टर्ड कर लीजिए। एग्ज़ाम कभी भी आपकी आ सकती है, नोटिफिकेशन भी जल्द दिया जाएगा। जो स्टूडेंट्स ऐसा सोच रहे हैं कि नोटिफिकेशन नहीं आएगा या लेट आएगा, चुनाव के बाद आएगा, तो इस भूल में ना रहिए। हो सकता है कि सितंबर में ही आपका नोटिफिकेशन आ जाए। आचार संहिता के पहले आपका नोटिफिकेशन आ ही जाएगा, और फिर नहीं आता है तो फिर हो सकता है कि चुनाव के बाद आए, लेकिन मे बी कि आ ही जाएगा। इसलिए आप तैयारी जारी रखिए। और ये अगर आप रजिस्टर्ड होना चाहते हैं तो इसमें बता दीजिएगा मुझे, जैसा भी हो। अब हम हमारे पेपर सॉल्यूशन की ओर चलते हैं, सेकेंड पार्ट की ओर। रजिस्टर्ड होने के लिए मैं एक चीज़ आपको इसमें मेंशन कर देता हूँ कि आपको कांटेक्ट नंबर किस पे कांटेक्ट करना है आपको। तो ये मेरा नंबर है 6264 191897। ये मेरा नंबर है, तो इस पे आपको कांटेक्ट करना है। और ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो स्टूडेंट टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो उससे भी जुड़ जाइए। वहाँ मैं डेली आपके 5 MCQ कराता हूँ म्यूज़िक के, चाहे वो कोई सी भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो आप उससे भी जुड़ जाइए, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज हमारा जो एमपी सेट का पेपर का जो पार्ट 2 है उसको अब हम शुरू करते हैं। मैंने आपको 90 क्वेश्चंस करवा दिए थे। रस का मूलाधार है, तो इसमें आंसर मैंने बताया था आपको भाव, और यहाँ से हमको शुरुआत करनी थी हमारे। अब ये प्रश्न जो होंगे 91 से लेकर 150 क्वेश्चंस तक मैं आपको आज करवाने वाला हूँ। अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है,
काफ़ी सर्च करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, तब जाके आपके सॉल्यूशन और बाकी सब चीज़ें हो पाती है। तो अगर आपको अच्छा लगता हो वीडियोस और क्लासेस अच्छी लगती हो और दिल से आवाज़ आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा पार्ट 2। तो पार्ट 2 में सबसे पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद गठित ऑल इंडिया रेडियो की परामर्श समिति में किस कलाकार को विशेषज्ञ सदस्य के रूप में लिया गया था? तो ये रविशंकर जी इसका करेक्ट आंसर है। इनको संगीत निर्देशक बनाया गया था। नोट कर लीजिएगा आप, संगीत निर्देशक इनको बनाया गया था ऑल इंडिया रेडियो का संगीत निर्देशक। रविशंकर जी के बारे में अगर कुछ मैं थोड़ा सा बताऊं तो रविशंकर जी जो हैं वो अलाउद्दीन खां साहब के दामाद हैं, यानी उनकी बेटी से उन्होंने शादी करी है, अन्नपूर्णा देवी से। और रविशंकर जी जो हैं उन्होंने भारत रत्न प्राप्त किया है 1999 में। तो काफ़ी अच्छा मतलब उनके बारे में वर्णन है। अब आगे के हम कलाकारों की बात करें, अली अकबर खां साहब सरोद वाले हैं और ओंकारनाथ ठाकुर गायन में है और विलायत हुसैन खां साहब सितार में है। चलिए नेक्स्ट आपका हम चलते हैं, किस शहर में ऑल इंडिया म्यूज़िक एकेडमी की स्थापना करने का प्रस्ताव संगीत सम्मेलन के दौरान पारित किया गया था? तो ये आपका आएगा लखनऊ। इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लखनऊ। एक बात आपको मैं बता दूं कि जो भातखंडे जी थे और आपके बी आर देवधर जी, भातखंडे जी और बी आर देवधर जी ने इस पे कहा था सम्मेलन में कि ये जो आपका होना चाहिए, संगीत सम्मेलन में कहा था कि स्थापना जो होनी चाहिए ऑल इंडिया म्यूज़िक एकेडमी की वो दिल्ली में होनी चाहिए। लेकिन इस प्रस्ताव को, जो चौथा सम्मेलन हुआ था उस वहाँ पे इस प्रस्ताव को मना करके लखनऊ में इसका कहा गया था कि लखनऊ में इसकी मतलब स्थापना आपके म्यूज़िक एकेडमी की, ऑल इंडिया म्यूज़िक एकेडमी की होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लखनऊ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस वर्ष में सर्वप्रथम संगीत सम्मेलन का आयोजन पंडित विष्णु नारायण भातखंडे द्वारा किया गया? तो वो है 1916 में। ठीक है, आप याद रखिएगा। और 1918 में क्या किया था इन्होंने? 1918 में इन्होंने माधव संगीत महाविद्यालय की स्थापना की थी। नोट कर लीजिए अगर आपको नहीं पता हो तो, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगली बार किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। माधव संगीत महाविद्यालय की स्थापना की थी 1918 में। और ये स्थापना उन्होंने कहाँ करी थी? तो ये उन्होंने लखनऊ में करी थी। और एक इन्होंने मेरिस म्यूज़िक कॉलेज की स्थापना करी थी, वो इन्होंने करी थी 1926 में। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं। और जो 1916 में इनका जो पहला संगीत सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था बड़ौदा में। बड़ौदा में पहला संगीत सम्मेलन। इसका करेक्ट आंसर आपका 1916 हो जाएगा। भातखंडे जी को विष्णु शर्मा और मांझीकर और चतुर पंडित नाम से भी पुकारा जाता है। और इनके गुरु का नाम है गुरु का नाम है वजीर खां और ये रामपुर घराने से बिलोंग करते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बुलंद आवाज़, बोल तान, सुंदर बंदिशें, नोम तोम आलाप किस घराने की विशेषता है? तो वो आपके हैं आगरा घराने की। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, नेक्स्ट एग्ज़ामों में भी पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से शास्त्रीय संगीत के प्रचार प्रसार हेतु निम्नलिखित में से किस सूचना एवं प्रसार मंत्री ने अनेक कदम उठाए? तो ये आपके हो जाएंगे बीवी केसकर। बीवी केसकर जो हैं इसका करेक्ट आंसर है। ये बिल्कुल मैं आपको देखिए जो भी इन्फॉर्मेशन दूंगा ये पूरी ऑथेंटिक दूंगा। ये कहीं से भी ऐसा नहीं होगा जो गलत मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ मेरा क्वेश्चन गलत हो रहा है या मुझे नहीं पता है तो मैं आपको मना कर दूंगा कि मुझे इसका नहीं पता है, लेकिन मैं आपको गलत नहीं बताऊंगा। ये बिल्कुल करेक्ट और करेक्ट आंसर मैं आपको यहाँ पे मेंशन और बता रहा हूँ। और अगर कोई मुझसे लिखित प्रूफ मांगेगा तो मैं लिखित प्रूफ भी दे सकता हूँ।
तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये बाकायदा सही आंसर आपको सारे इसमें मैं बताने वाला हूँ। तो ये आपकी पूरी एक प्रकार से आंसर की कंप्लीट हो रही है एमपी सेट एग्ज़ाम की। जिन स्टूडेंट्स को एकदम बेकरार थे कि हमको एमपी सेट के आंसर की मिल जाए, तो उनके लिए ये फ़ायदे का काम यहाँ पे हो रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, कौन सी ध्रुपद की वाणी शुद्ध या गौड़ीय वाणी के रूप में जानी जाती है? तो यह आपकी हो जाएगी गोबरहार वाणी। गोबरहार वाणी के प्रवर्तक की बात करूं मैं तो ये कौन है? तानसेन। तानसेन जी गोबरहार वाणी के प्रवर्तक हैं। जिनको वाणी नहीं पता है कि वाणी क्या होता है, तो ये मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से ख्याल में घराने होते हैं उसी प्रकार से ध्रुपद में वाणियाँ चलती थी। वाणियों ने ही आगे चल के घराने का नाम लिया। तो तानसेन जी जो हैं वो गोबरहार वाणी के संस्थापक हैं। इसके अलावा खंडार वाणी के हैं आपके सम्मोहन सिंह, याद करते चलिए। नेक्स्ट आपके नुहार वाणी के हैं श्रीचंद्र, और आपके डागुर वाणी के हैं ब्रजचंद्र। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर द्वारा, इसका करेक्ट आंसर आपका गोबरहार वाणी हो जाएगा। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर द्वारा गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो बिल्कुल सिंपल सा आंसर है इसका, 1901 में लाहौर में इसकी स्थापना की गई थी। कौन से शहर में? लाहौर में। अगली बार सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी द्वारा गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना 1901 में कहाँ की गई, और 4 ऑप्शन दे देंगे तो आपको ध्यान रखना है लाहौर में की गई। नेक्स्ट आपका आता है, सदारंग अदारंग नामक नायकों ने किसके दरबार में ख्याल संगीत की अनेक रचनाएं रची? तो वह आपके हो जाएंगे मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में। सदारंग की बात करें तो ये इनको बोलते हैं नियामत खां, और अदारंग जो आपके हैं वो हैं फिरोज खां। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ख्याल के प्रचार प्रसार का जो श्रेय जाता है वो सदारंग और अदारंग जी को ही जाता है। इन्होंने तकरीबन 1800 ख्यालों की रचना करी है। कितने ख्यालों की? 1800 ख्यालों की। नेक्स्ट आपका आता है, कौन सा क्षेत्र पूर्व अंग की ठुमरी के लिए प्रसिद्ध है? तो यह आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश में लखनऊ बनारस। नेक्स्ट आपका आता है, दरभंगा घराने का संबंध किस गायकी से है? तो यह आपके हो जाएगा ध्रुपद से। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका आता है, भरत द्वारा कौन से विकृत स्वर बताए गए हैं? तो यह आपका अंतर्गंधार काकली निषाद। सिंपल है। हिंदुस्तानी संगीत का आसावरी थाट दक्षिणी संगीत पद्धति में किस नाम से प्रचलित है? तो यह आपका हो जाएगा नट भैरवी। याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका आता है, अश्वक्रांता तथा अभिरुद्गता मूर्छनाएं किस ग्राम के अंतर्गत आती है? ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। सड़ज ग्राम। टोटल हमारे 21 मूर्छनाएं होती हैं तीनों ग्रामों को मिलाकर। एक ग्राम में कुल 7 मूर्छनाएं होती है। मध्यम ग्राम में जितनी भी शुरुआती जो मूर्छना होती है वो मध्यम से शुरू होती है। षड्ज ग्राम में 7 से शुरू होती है। ये कल ही मैंने आपको बताया था कि 7/4 की लयकारी जो होती है वो बियाड़ की लयकारी होती है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। किस राग में अन्य स्वरों के साथ दोनों गंधार एवं दोनों निषाद स्वरों का प्रयोग किया जाता है? तो वो आपके हो जाएगा जयजयवंती। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जयजयवंती से हर बार किसी न किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। या तो पूछ लेंगे कि परमेल प्रवेशक राग कौन सा है, तो वो आपका हो जाता है जयजयवंती। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से राग चंद्रकोंस की जाति क्या है? ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप रागों के बारे में प्रैक्टिकल आपको नॉलेज है तो आप ऐसे क्वेश्चंस कभी गलत नहीं कर सकते। नेक्स्ट आपका आता है टाइम सिग्नेचर किस स्वरलिपि पद्धति में प्रयुक्त होती है? तो यह आपकी पाश्चात्य पद्धति।
नेक्स्ट आपका आता है पंचम का सिद्धांत किस स्वर सप्तक का सूत्र है। ये भी आपका पाश्चात्य से ही क्वेश्चन पूछा है। पाइथागोरियन स्केल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ताल के कुल का प्राण कितने हैं, तो 10 हैं, सभी को पता है। भरत द्वारा सारना चतुष्टय का प्रयोग किस उद्देश्य से किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्रमाण श्रुति की प्राप्ति के लिए। नेक्स्ट आपका आ जाएगा सन 1625 में लिखे गए ग्रंथ के लेखक कौन थे, तो वो आपके थे दामोदर पंडित। कौन सा ग्रंथ लिखा था इन्होंने, संगीत दर्पण। एक इसी में आता है आपका राग दर्पण, जो जिससे स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। संगीत दर्पण अलग है, राग दर्पण अलग है। राग दर्पण जो है फ़कीरुल्लाह जी ने मानस उल्लास का फारसी अनुवाद किया था, वो आपका है राग दर्पण। तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। रागों का पुरुष, स्त्री तथा नपुंसक रूप में वर्गीकरण किसने किया, तो वो आपके किया है नारद जी ने। अब ये जो वर्णन है रागों का पुरुष, स्त्री तथा नपुंसक रूप में वर्गीकरण, ये नारद जी ने कौन से ग्रंथ में किया है, तो ये इन्होंने किया है संगीत मकरंद में। ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप नोट करते चलिए जितनी भी जानकारी है। संगीत मकरंद। अब इसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट ये बताता हूँ कि उन्होंने कितने पुरुष, कितने स्त्री और कितने नपुंसक रागों का वर्णन किया है। तो पुरुष उनने करे हैं, पुरुष जो उन्होंने राग वर्णन किया है वो करे उन्होंने 20। उसके बाद स्त्री की बात करें तो स्त्री उन्होंने 24 राग का वर्णन किया है। और नपुंसक रागों की बात करें तो नपुंसक रागों में उन्होंने कितने रागों का वर्णन, नपुंसक कितने रागों का वर्णन किया, तो 13 रागों का उन्होंने वर्णन किया है। तो आपको याद रखना है कि पुरुष 20, स्त्री 24 और नपुंसक 13। इस प्रकार से संगीत मकरंद में उन्होंने रागों को लिंगों के हिसाब से अलग अलग वर्गीकरण किया है। अब नेक्स्ट आपका आता है द म्यूजिक ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा A.H. फॉक्स स्ट्रैंगविच। विलियम जॉन्स की बात करें तो इनकी पुस्तक का नाम है म्यूजिक ऑफ इंडिया। म्यूजिक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट अगर हम ई क्लेमेंट्स की पुस्तक की बात करें तो इनकी पुस्तक का नाम है इंट्रोडक्शन टू द इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। एक बार ये थोड़ा सा आप एक बार चेक कर लीजिएगा, इसमें शायद थोड़ा सा मिस्टेक कुछ हो रही है। इंट्रोडक्शन ऑन द हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक या इंट्रोडक्शन टू द इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, ऐसे ही कुछ इनकी पुस्तक का नाम है। और कैप्टन विलियर्ड की पुस्तक का अगर हम नाम की बात करें तो इनकी पुस्तक का नाम है ट्रीटाइज ऑन द हिंदुस्तानी म्यूज़िक। थोड़ा सा मेरी राइटिंग, तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, ये मैंने सारी पुस्तकों के नाम बता दिए, इसका करेक्ट आंसर आपका A.H. फॉक्स स्ट्रैंगविच हो जाएगा। त्रिश्रुति मध्यम तथा त्रिश्रुति निषाद स्वरों का प्रयोग करके एक नवीन थाट की रचना किसने की थी, तो यह आपके की थी हृदय नारायण देव जी। एकदम एग्जैक्ट करेक्ट आंसर है, कुछ भी इसमें गलत नहीं है। तो आप भले ही चेक कर लीजिएगा कहीं पे भी आपको मिले तो, लेकिन ये एग्जैक्ट करेक्ट आंसर है आपका। मैं जितना भी आपको बताऊंगा, या तो अगर मुझे कुछ संशय लगता है तो मैं आपको पहले ही बता दूंगा कि ये थोड़ा सा संशय में है, तो ये आप देखिएगा, नहीं तो मैं करेक्ट ही आपको करवाऊंगा। चलिए नेक्स्ट आपका आता है पर ब्रह्मानंद सरस्वती शीर्षक से लेखमाला का लेखन किसने किया था। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा संशय है, क्योंकि मैंने सारे जितनी भी इनकी कृति है सभी के बारे में पढ़ रखा है।
तो जितनी भी सभी ने जो जो बुकें लिखी हैं, ठाकुर जयदेव सिंह, डॉक्टर प्रेमलता शर्मा, आचार्य बृहस्पति, इन तीनों की बुकों में पर ब्रह्मानंद सरस्वती नाम की कोई बुक नहीं मिलती है। और डॉक्टर सुभद्रा चौधरी जो है वो इसका मेरे को करेक्ट आंसर लगता है। एक बार आप क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा और फिर देखते हैं जैसा भी आंसर की में आता है। नेक्स्ट आपका आता है, किस पाश्चात्य विद्वान ने दक्षिण भारतीय संगीत तथा संगीत वाद्यों पर पुस्तक लिखी है? तो वो आपके हो जाएंगे C.R. डे। याद रखिएगा कि C.R. डे जो है उन्होंने दक्षिण भारतीय संगीत और संगीत वाद्यों पे पुस्तक लिखी है। पुस्तक का नाम था संगीत और संगीत वाद्य ऑफ दक्षिण और दक्कन। इतना बड़ा नाम था इनकी पुस्तक का, दक्कन। तो ये आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका आता है, पंडित रामामात्य जी ने कुल कितने स्वर बताए हैं? तो ये इन्होंने बताए हैं 14 स्वर बताए हैं। नेक्स्ट आपका आता है, कौन से ग्रंथ में वीणा के तारों पर स्वरों के स्थान सही निश्चित किए गए हैं? तो ये आपका हो जाएगा हृदय कौतुक। ये भी करेक्ट आंसर है। प्रणव भारती पुस्तक किसने लिखी है? तो ये आपके पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी ने। श्री मल्लक्ष संगीतम ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो ये आपके हो जाएंगे पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी। इन्होंने संस्कृत में लिखी है बुक। इस प्रकार से अभी तक हमने 30 क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब हम 30 क्वेश्चंस और करेंगे और उसके बाद ये पेपर आपका ख़त्म हो जाएगा। पिछली बार मिस्टेक हो गई थी बोलने में, 100 क्वेश्चंस इसमें नहीं है, 60 क्वेश्चंस और बचे थे, यानी टोटल 90 क्वेश्चंस हमने इस पेपर के करे हैं। 10 क्वेश्चन आपके रिसर्च के हैं, तो वो आप बाद में देखिएगा। रिसर्च वाले जो भी अगर पढ़ रहे हैं रिसर्च के बारे में या बड़ी एग्ज़ाम UGC नेट या ऐसी एग्ज़ामों की, क्योंकि रिसर्च के क्वेश्चन हर म्यूज़िक एग्ज़ाम में नहीं आते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयदेव कृत गीत गोविंद किस प्रबंध का उदाहरण है? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शूड प्रबंध का। उत्तर भारतीय गायन विधा ठुमरी की तुलना किस दक्षिणात्य गायन विधा से की जा सकती है? तो ये आपका हो जाएगा जावली। दक्षिणात्य गायन शैली कीर्तनम का प्रथम रचयिता किसे माना जाता है? तो ये आपका हो जाएगा ताल पाकम। नेक्स्ट आपका आ जाएगा, मसीद खां द्वारा निर्मित मसीद खानी गत के को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो दिल्ली का बाज भी इसे कहते हैं। अगर आपने मेरा मसीद खानी और रजा खानी गत वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाके गो थ्रू करिए। वो थ्योरी में जो मैंने बताया था, तो थ्योरी में मैंने मसीद खानी गत भी पढ़ाई थी। नेक्स्ट आपका आता है, ध्रुपद गायन के डागर घराने का संस्थापक कलाकार किसे माना जाता है? तो ये आपके हो जाएंगे बहरम खां। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका आता है, निम्नलिखित में से कौन ख्याल के मेवाती घराने के प्रतिनिधि गायक है? तो ये आपके हो जाएंगे पंडित जसराज जी। अगर निसार हुसैन खां साहब की बात करूं तो ये आपके आते हैं रामपुर सहसवान घराने से। रामपुर सहसवान जो हमारे उस्ताद जी राशिद खां साहब का घराना है, रामपुर सहसवान घराना। और आपके पंडित सियाराम तिवारी जी जो है वो आपके ध्रुपद के दरभंगा घराने से हैं, यानी ध्रुपद गायकी में इनका नाम है, दरभंगा घराना इनका लगता है, पंडित सियाराम तिवारी। और मल्लिकार्जुन जी का तो सभी जानते हैं कि ये कौन से घराने से हैं, जयपुर अतरौली घराना। जयपुर अतरौली घराना जो कि आपके अलाउद्दीन खां साहब का है, जयपुर अतरौली घराना। ख्याल गायन से पूर्व नोम तोम के आलाप किस घराने की विशेषता है? तो यह आपके है आगरा घराने की। मिजराब के एक ही प्रहार से 4 से 16 स्वरों तक का भरण किस बाज की विशेषता है? यह आपका आ जाएगा जफरकानी। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, भले ही आप चेक कर लीजिएगा।
जिसमें संशय होगा मुझे, मैं खुद ही आपको कह दूंगा कि हाँ ये आप थोड़ा सा देखिएगा बाद में, लेकिन बाकी मैं सारे आपको करेक्ट ही बता रहा हूँ। 16 मात्राओं का जत ताल किस गायन विधा के साथ विशेष रूप से संगत हेतु प्रयुक्त होता है? तो यह आपका हो जाएगा ठुमरी। त्रिवट के संग त्रिताल और एकताल होता है। ख्याल के संग तो आपको पता ही है, सभी ताल यूज़ हो सकते हैं, जैसे जपताल, त्रिताल, एकताल। मेनली त्रिताल ज़्यादा यूज़ होता है ख्याल के साथ में, त्रिताल, एकताल, जपताल, और कहीं कहीं कुछ अलग तालों का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे बड़े ख्याल में तिलवाड़ा और झुमरा, ये आपके उस्ताद आमिर खां साहब यूज़ किया करते थे। और भजन में भजनी ताल, कहरवा, ये सब इसमें होते हैं। नेक्स्ट आपका आता है वर्तमान रागदारी संगीत के रागों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किससे मानी जाती है? काफ़ी सिंपल प्रश्न है, जाति से। वर्ण आपके पता ही हैं, 4 प्रकार के वर्ण होते हैं। और मार्ग आपका किससे संबंधित है? ताल के प्राण से संबंधित है। और उद्दिष्ट जो आपका है ये गायक के अवगुण में आता है। उद्दिष्ट का मतलब होता है चिल्ला चिल्ला कर गाने वाला। वाद्यों की उपयोगिता के आधार पर वाद्य वर्गीकरण का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? तो यह आपका हो जाएगा संगीत मकरंद। सबसे पुराना ग्रंथ है और इसमें ही सबसे पहले, यानी इसके पहले भी वाद्यों का वर्गीकरण मिलता है, लेकिन यहाँ हाल फिलहाल ऑप्शन के हिसाब से देखें तो संगीत मकरंद आएगा। पाली साहित्य में वृंद वादन ऑर्केस्ट्रा के लिए किस संज्ञा का प्रयोग किया गया है? अब ये क्वेश्चन भी मुझे कहीं भी नहीं मिला, मैंने काफ़ी सर्च मारा, बुक्स भी देखी, सोर्स भी देखे काफ़ी, लेकिन मुझे कहीं भी इसका करेक्ट आंसर नहीं मिला। तो यह आप थोड़ा सर्च करिएगा। अगर मैं होता वहाँ पे और तुक्केबाजी करनी होती तो फिर मैं यहाँ पे लगाता प्रच्छाल। अब देखते हैं इसका आंसर की में क्या करेक्ट आंसर आता है। आलापनी वीणा में तारों की संख्या कितनी होती है? तो आलापनी वीणा की अगर बात करें तो उसमें एक ही तार होता है। अब इन्होंने ऑप्शन में ऐसे क्यों अलग अलग दिए हैं? तो ये आपका क्लेम में जाएगा ये प्रश्न, तो ये सभी इसमें गलत हैं, सारे ऑप्शन इसमें गलत हैं। एक तंत्री वीणा जो होती है उसी को आलापनी वीणा भी कहते हैं, घोषी वीणा भी कहते हैं, घोषपति भी कहता है, और ब्राह्मी वीणा भी उसी को हम कहते हैं। नेक्स्ट आपका आता है भरत काल में वीणा वाद्यों का वह स्थान जहाँ तंत्रियाँ बांधी जाती थी कहलाता है? तो यह आपका आयत कहलाता है। एक बार इसको क्रॉस चेक करिएगा, इसमें मैं 100% श्योर नहीं हूँ, एक बार इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। वैसे मुझे आयत ही इसका करेक्ट आंसर प्रतीत हो रहा है। नेक्स्ट आपका आता है स्पेनिश गिटार के कुछ 1 आध 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें संशय हुआ है, बाकी सारे क्वेश्चंस में बिल्कुल करेक्ट आपके लिए लेकर आया हूँ, तो बेफिक्र रहिए, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आप अपनी याद करके इससे मिला लीजिए, अगर आपके जितने सही जा रहे हैं तो आपके नंबर भी इसमें आपको पता चल जाएंगे। स्पेनिश गिटार के आधुनिक स्वरूप इलेक्ट्रिक गिटार का उद्भव अमेरिका में किस सन में हुआ? तो ये आपका एग्जैक्ट है 1947 से 1949 के बीच में हुआ, तो इसका एग्जैक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1948। नेक्स्ट आपका आता है हारमोनियम वाद्य का आविष्कार किया था? तो यह आपका किया था अलेक्जेंडर डेविन ने, याद रखिएगा। दिलरुबा वाद्य का पहला उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो यह आपका मिलता है यंत्र कोश में। अगर दिलरुबा वाद्य की मैं थोड़ा सा चर्चा करूं तो ये जो वाद्य है इसमें सारिकाएं होती हैं, और इसमें जो इसको जो आविष्कार किया था मतलब माना जाता है वो गुरु गोविंद सिंह जी को माना जाता है इसके आविष्कारक। और उन्होंने मतलब ये जो वाद्य है ये आपका प्रयोग होता है गुरबानी में, इसको लिख लीजिए आप कि गुरबानी में इसका प्रयोग अधिकतर किया जाता है। और अगर मैं एक इसमें बात बताऊं तो दिलरुबा वाद्य जो है वो ताउस जो वाद्य होता है, तत्वाद्य ताउस के आधार पे इसको बनाया गया है। ताउस और दिलरुबा में ये फ़र्क है कि ताउस वाद्य भारी होता है और इसको दिलरुबा को ताउस के आधार पे बना के लेकिन इसको हल्का बनाया गया है, यानी अंदर से इसको खोखला किया गया है। नेक्स्ट आपका आता है निशंक वीणा। अगर जानकारी आपको अच्छी लगती हो और दिल से आवाज़ आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। निशंक वीणा का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये आपके संगीत रत्नाकर में इसका उल्लेख मिलता है।
अब इसमें देखिए नाद विनोद करके एक शब्द दे रखा है, तो यह आपके नाट्य शास्त्र से संबंधित है। नाद विनोद ये आपके नाट्य शास्त्र से ही संबंधित है। कैसे घुमा घुमा के प्रश्न पूछे जाते हैं देखिए। इन्हें नाट्य शास्त्र ना लिखते हुए उन्होंने नाद विनोद उसको लिख दिया है वहाँ पे। तबला और ढोलक वादन पर समान अधिकार रखने वाले सिद्धस्थ कलाकार महादेव नारायण इंदौरकर का जन्म कहाँ हुआ था। अब ये जो कलाकार हैं ये मुझे कहीं भी नहीं मिले, इनको बहुत ढूंढा मैंने, जगह जगह सर्च मारा, लेकिन ये जो कलाकार हैं ये क्या पता कहाँ से इन्होंने दिया है। तो ये अब आंसर की का हम वेट करते हैं कि क्या इसमें आंसर आता है। बाकी मुझे कहीं भी नहीं मिला है, अगर आपको मिलता है कहीं से प्राप्त होता है तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, तो बाकी स्टूडेंट्स की भी हेल्प होगी और हमें भी नॉलेज मिल जाएगा। संतूर वादन में प्रयुक्त होने वाली डंडियाँ क्या कहलाती है, तो वो आपकी कहलाती है कलम और रिम्यू, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका आता है उस्ताद फैयाज खां को मैसूर दरबार में किस सन में आफ्ताबे मौसीकी उपाधि से सम्मानित किया गया। 1938 में इनको सम्मानित किया गया था, याद रखिएगा। इनको संगीत का सूरज भी कहा जाता है। यही जो आपकी उपाधि है इसी को संगीत का सूरज भी हम कह सकते हैं। अगर आफ्ताबे मौसीकी की जगह संगीत का सूरज कह दें तो भी ये उस्ताद फैयाज खां ही इसका आंसर करेक्ट होगा, तो भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट आपका आता है पंडित ओमकार नाथ ठाकुर द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा प्रणव भारती। ये 2 बार इसको अलग अलग प्रकार से पूछा गया है। एक डायरेक्ट पूछा गया है कि प्रणव भारती के रचयिता कौन है, तो ओमकार नाथ ठाकुर जी, और फिर ये रिपीट क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला। फिर नेक्स्ट आपका आता है भारतीय संगीत वाद्य ग्रंथ के लेखक कौन है, तो ये आपके हो जाएंगे पंडित लाल मणि मिश्र। एग्जैक्ट आंसर यही है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि आप अगर कुछ भी स्टडी करते हैं तो आप ऑप्शनों पे भी ध्यान दिया करें। जैसे पंडित राजा भैया पूछ वाले जो हैं, अब ज़रूरी नहीं कि हर बार लाल मणि मिश्र जी से ही क्वेश्चन आए, हो सकता है इनसे प्रश्न आ जाए। तो कहीं से भी ऑप्शन से ही क्वेश्चन बन जाते हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम में, तो ऑप्शनों को पकड़ के भी हमको तैयारी करनी होती है, तो उस हिसाब से भी तैयारी करिए। ये एक मेरा आपको सुझाव रहेगा। प्रसिद्ध गायिका भारत रत्न MS शुभलक्ष्मी जी को भारत सरकार ने पद्म भूषण से किस सन में सम्मानित किया था, तो यह आपके करा था 1954 में, और इनको भारत रत्न कब मिला था, 1998 में। नेक्स्ट आपके, और ये प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाली संगीतज्ञ है, ये भी आप याद रखिएगा। राग सहेली तोड़ी की रचना किस प्रसिद्ध संगीतविद ने की, तो यह आपके हो जाएंगे पंडित कुमार गंधर्व जी। इन्होंने आपके सहेली तोड़ी की रचना की। पंडित रविशंकर जी ने परमेश्वरी, भुवनेश्वरी, काफ़ी सारे इन्होंने भी राग बनाए हैं। पंडित नारायण राव व्यास ने गंधर्व महाविद्यालय से संगीत प्रवीण की उपाधि प्राप्त की, ये कब की इन्होंने, तो ये 1921 में की। इस बार सन वाले काफ़ी प्रश्न अधिकतर देखने को नहीं मिलते, लेकिन इस बार सन वाले प्रश्न भी काफ़ी इसमें आए थे। 1932 में पुणे में गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना किसने की, तो ये आपके की पंडित विनायक राव पटवर्धन। गंधर्व विद्यालय जो हैं काफ़ी सारे हैं और काफ़ी अलग अलग लोगों ने उनकी गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना की है और अलग अलग शहरों में की है, तो सभी का आपको पता होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका आता है कर्नाटक संगीत की सरगम गीत शैली का आविष्कार किसने किया, तो यह आपका हो जाएगा पुरंदरदास। नेक्स्ट आपका आता है किराना घराने के सुप्रसिद्ध गायक उस्ताद अब्दुल करीम खां के पिता और गुरु कौन थे, तो वो थे उस्ताद काले खां। इसमें एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि सरगम को दक्षिणी संगीत में स्वर जाति कहते हैं। स्वर जाति इम्पॉर्टेंट है। जब मैं पढ़ता था तो मुझे काफ़ी समय बाद ये मिला था, मैंने बहुत ढूंढा था, उसके बाद इसमें मुझे मिला। पढ़ता तो मैं अभी भी हूँ, लेकिन जब पहले मैं कोई सी एग्ज़ाम की तैयारी करता था तो उसमें मुझे काफ़ी टाइम बाद ये मिला था प्रश्न। केसरबाई केरकर का संबंध ख्याल के किस घराने से, तो ये हैं जयपुर घराने से। काफ़ी इन्होंने केसरबाई केरकर जी ने काफ़ी संघर्ष किया है जीवन में।
उन्होंने अलादिया खां साहब के पास जाके सीखने के लिए गई थी ये। तो इनके जो पति थे उनके साथ में ही ये गई थी। तो वहाँ पे अलादिया खां साहब ने एक शर्त रखी थी कि आपको 20 साल की फ़ीस मुझे इकट्ठा देनी होगी सीखने के पहले, और आपको 20 साल तक मेरे यहाँ पे रहना होगा और संगीत की सेवा करनी होगी। तो इस प्रकार की जो शर्त है वो केसरभाई केरकर को रखी गई थी, और उन्होंने उस शर्त पे खरा उतर के और संगीत की सेवा करके एक अच्छी संगीतज्ञ बनी। तो हमारे संगीत में ऐसे ऐसे महान कलाकार हुए हैं। अब ये मैंने आपको पूरा पेपर सॉल्यूशन करवा दिया है, आगे इंस्ट्रूमेंटल का है। तो ये पूरा मैंने आपको गायन का पूरा पेपर सॉल्यूशन यानी 90 क्वेश्चंस आपके 2 पार्ट में कवर कर दिए हैं। तो आपको ये कैसा क्या लगा? जितना भी सॉल्यूशन है ये आपके एमपी सेट के आंसर के आने के पहले ही आपका कंप्लीट हो गया है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो पेपर है ये मुझे हमारे पुराने स्टूडेंट्स जो हैं, आशीष जी काफ़ी टाइम से इस चैनल से जुड़े हुए हैं, काफ़ी वो सराहते भी हैं मेरे काम को। तो मैं उनको धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने हमको ये पेपर प्रोवाइड करा इस चैनल पे, ताकि मैं आप लोगों की हेल्प कर पाया। तो उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। आशीष जी काफ़ी टाइम से जुड़े हैं हमारे से और काफ़ी मेहनत भी करते हैं और काफ़ी सीखने के भी काफ़ी ललायत रहते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा ये एमपी सेट का पेपर सॉल्व करवा के आप सभी को। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी अच्छा लगा होगा जितना भी मैंने जानकारी दी। अगर कुछ आपको गलत लगता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं भी एक संगीत का सेवक हूँ, तो मैं भी सीख रहा हूँ। अगर कुछ गलती हो तो क्षमा चाहूँगा, और अगर कुछ नॉलेज गलत मैंने आपको बताया है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि मैं भी अपना नॉलेज को अपडेट कर सकूं, क्योंकि हम भी इंसान ही हैं, आखिर गलतियां हो सकती हैं हमसे भी। चलिए, अब काफ़ी बातें हो गई। तो इस प्रकार से हमने पूरा पेपर कर लिया है। मैंने सारी चीज़ें मेरे चैनल के बारे में आपको शुरू से आखिरी तक बता दी है। और अगर आप एमपी टेट में रजिस्टर करना चाहते हैं तो नंबर भी मैंने आपको बता दिया है 6264191897। आपको अगर मेरी थ्योरी क्लासेस जितनी भी चैनल पे हैं, पेपर सॉल्यूशन और जितना भी मटेरियल मैं करवाता हूँ आपको, अगर वो अच्छा लगे और ये वीडियो आज का जो मैंने आपको सॉल्यूशन करवाया इसमें काफ़ी मेहनत लगी, अगर ये अच्छा लगे और दिल से आवाज़ आए तो मेरा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।